पारिस्थितिकी एक ऐसे विषय पे चल रहे हैं, ऐसे टॉपिक को लेकर डिस्कस करने चल रहे हैं जो एक स्वतंत्र विषय नहीं है। सिविल सेवा की दृष्टि से अगर देखा जाए, जो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस दृष्टिकोण से यह कंप्लीटली स्वतंत्र विषय के रूप में देखा नहीं जा सकता। ये बात अलग है कि इन्वायरमेंटल साइंस जो आपके इसमें आ चुका है, उसकी स्टडी हम लोग करना प्रारंभ कर दिए हैं, तो ये एक विषय के रूप में इन्वायरमेंटल साइंस स्थापित हुआ है, ना कि इन्वायरमेंट। तो जो हम लोग टॉपिक हमारे सिविल सेवा में हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, वो सभी टॉपिक्स जो हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी विषय से जुड़े हुए हैं। कहने का तात्पर्य है कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी जो विषय हम लोग पढ़ रहे हैं, इस विषय के लिए अन्य विषयों से लिंक होना, अन्य विषयों का जुड़ा होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ज्योग्राफी का डिस्कस कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर स्टडी चल रहा है आपका ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स की भी स्टडी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए साइंस की भी स्टडी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा आपको जो पॉलिटी का पोर्शन है, यानी लॉ का और कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, ये सभी पोर्शन भी देखेंगे आप सिलेबस से जुड़े हुए, प्री और मेंस के दोनों। इसके साथ करंट अफेयर्स की जो स्टडी है, समसामयिक जो स्टडी है, ये भी आपकी जुड़ी हुई है। तो इन दोनों प्रश्नों को आप बेहतर ढंग से कवर करेंगे, अच्छे ढंग से कवर करेंगे, सबसे कोरिलेट करते हुए। तो आप देखें ना, इकोनॉमी भी पढ़ रहे हैं तो करंट से कोरिलेट करके, तो इन्वायरमेंट को भी करंट से ही पढ़ा जाएगा, अन्यथा इन्वायरमेंट के प्रश्नों को सही ढंग से हम लोग टच नहीं कर पाते हैं। और जबकि आप देख रहे हैं कि लगातार चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपी कमीशन रहा हो, दोनों में प्रश्नों की संख्या में वृद्धि बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को लेकर के हुई। पिछले वर्ष का जो पीटी का एग्ज़ाम रहा आपका, उसमें तो इन्वायरमेंट से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे, कि ज्योग्राफी इन्वायरमेंट दोनों से प्रश्नों की जो संख्या थी बहुत ज़्यादा थी, आपने देखा था। तो आईएएस प्रीलिम्स में भी अच्छा रेशो है आपका, और पीसीएस प्रीलिम्स में भी, तो दोनों बेसिस से हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो जितने भी लोग आ गए हैं सभी को एक बार गुड आफ्टरनून। आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी एक पोर्शन है, ये इसमें हमको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे पर्यावरण, इसको लेंगे इन्वायरमेंट को, पहले इसको क्लियर कर लेंगे, क्योंकि इसी से अन्य चीजें हमारी जुड़ी हुई हैं। इसी से अगर इसको हम समझ लिए, हम ये समझ पाएंगे कि पर्यावरण में हमको पढ़ना क्या क्या है, इन्वायरमेंट में पढ़ना क्या क्या है, इस टॉपिक के रिलेटेड जो है लेकर के। तो पर्यावरण जो कि फ्रांसीसी भाषा इन्वायरमेंट जो शब्द है आपका, इस शब्द से बना हुआ है, इन्वायरमेंट शब्द से, और इस शब्द का होता है घिरा हुआ। इसका मतलब क्या होता है? घिरा हुआ। घिरा हुआ, किससे घिरा हुआ? अब आइए हिंदी में हम लोग इसको कोरिलेट करें। हिंदी में तो इसका अगर हम लोग संधि विच्छेद कर दें तो इसका होता है परिधन आवरण। पर अर्थात चारों ओर, आवरण यानी घिरा हुआ। अभी प्रश्न है कि किससे घिरा हुआ या किसको घेरे हुए, किसके संदर्भ में बात कर रहा है, किसके लिए बात कर रहा है। हम लोग अमूमन एनसीईआरटी में भी पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट की किताबों में भी पढ़ते हैं कि पर्यावरण का मतलब जो चारों तरफ हमारी चीजें घिरी हुई है, ये क्या है? पर्यावरण। हम लोग कमरे में है तो ये पर्यावरण, बाहर किसी गार्डन में ये पर्यावरण, वन क्षेत्र में है ये पर्यावरण, किसी है तो विभिन्न क्षेत्रों का पर्यावरण की बात जो है हम लोग करते हैं। क्या अब वॉइस क्लियर जा रही है? क्या सुन पा रहे हैं आप लोग? बताइएगा जल्दी। आवाज स्पष्ट जा रही है? चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए, ये इसको जब भी हम लोग डिफाइन करें
तो हम ऐसे समझें कि पढ़ कौन रहा है, स्टडी कौन कर रहा है, तो स्टडी हम और आप कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यह हमारे चारों ओर की बात कर रहा है। तो हमारे चारों ओर है क्या, क्या मौजूद है? तो हमारे चारों ओर अगर देखा जाए तो दो चीज़ें मौजूद हैं, एक ऐसी जो प्राकृतिक हैं और एक ऐसी जो भौतिक हैं। भौतिक यानी जिनका निर्माण हम लोगों ने किया है, अर्थात ऐसी जो मानव निर्मित हैं, और ऐसी जो प्राकृतिक निर्मित हैं। तो हम लोग प्राकृतिक निर्मित यानी प्रकृति द्वारा निर्मित और मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं से घिरे हुए हैं। तो जब आप एक मैदान में हो और जब आप किसी सड़क पर चल रहे हों और जब आप किसी शॉपिंग मॉल में हों या फिर आप जब किसी अपने कमरे में हों या आप जब आप कहीं स्टडी कर रहे हों, तो हर जगह आपसे पर्यावरण जुड़ा होता है, क्योंकि हर स्थिति में हमारे चारों ओर कुछ न कुछ मौजूद रहता है। अर्थात पर्यावरण हम जहाँ जहाँ हैं वहाँ वहाँ मौजूद है। तो हम लोग एक ऐसा विषय की स्टडी करने चल रहे हैं, ऐसे विषय का अध्ययन करने चल रहे हैं जो क्या है, अत्यंत व्यवहारिक है, यानी पूरे व्यवहारिक जीवन में यथार्थ रूप में हमको दिखाई देता है। ये बात अलग है कि कुछ ऐसे सेगमेंट हैं जो हम लोगों को दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनका जीवन पे प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। जैसे कि इसमें उदाहरण ले लें कोरोना वायरस को लेकर के, कोविड-19 को लेकर के। कोविड-19 को क्या हम लोग खुली आंखों से देख सकते हैं? क्या नहीं देख सकते, लेकिन इसका हमारे जीवन पे कितना व्यापक प्रभाव पड़ रहा है, ये हमारे पर्यावरण में आया ना। पर्यावरण भी कहीं ना कहीं मौजूद है, तभी तो हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। मानव सभ्यता में कोई ना कोई जो है मानव इससे ग्रसित हो रहा है। लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, उससे बचाव की बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उसका संक्रमण बढ़ता जा रहा है। क्या हम लोग खुली आंखों से उसको देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं। तो जो पर्यावरण में ये जो आवरण है हमारा, जिससे हम लोग घिरे हुए हैं, कुछ कैसे हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो दृश्य हैं, जो हम लोग देख सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अदृश्य हैं। तो लेकिन अब मानव तकनीकी मानव है। कैसा मानव है? तकनीकी मानव है, टेक्निकल मानव है। तो अब इसके लिए कुछ भी अदृश्य नहीं है। कहा सूक्ष्मदर्शी ले लो और सूक्ष्मदर्शी से देखो तो सब कुछ दिखाई दे देगा। तो तकनीकी से ये संभव हो पाया, टेक्नोलॉजी से संभव हो पाया कि अदृश्य को भी हम लोग दृश्य बना ले रहे हैं। तो जो नेचुरल आँखों से, प्राकृतिक आँखों से हम जिन चीज़ों को नहीं देख पा रहे थे, अब हम अपने संसाधनों की सहायता से उनको भी देख पा रहे हैं। तो दो चेहरे की चीज़ें हमारे चारों तरफ मौजूद हैं, एक प्राकृतिक है, दूसरा भौतिक है अर्थात जो मानव निर्मित है, और दूसरा प्रकृति के द्वारा निर्मित है। तो इनसे घिरे हुए आवरण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पर्यावरण, इन्वायरमेंट। अब आइए देख रहे हैं हम लोग कि ये प्रकृति में क्या क्या है और मानव निर्मित क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। व्यवहार से पूरी तरीके से कोरिलेट करते हुए चलेंगे और तभी हम लोग इसका स्टडी बेहतरीन ढंग से कर पाएंगे, इसको समझ पाएंगे। आज की जो क्लास होगी हमारी, आपको बता दें कि PCS IS दोनों का जो है कंबाइंड क्लास होगा, क्योंकि बेसिक क्लास है। इसमें हम अभी सिलेबस का पहला पर्सन यानी सामान्य से शुरू कर रहे हैं, बेसिक से लेकर के कल से हम लोग डिस्कस अच्छे ढंग से शुरू कर देंगे। आइए अब देखिए, आप बताओ, आप ही बताओ कि प्रकृति में क्या क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों से आप घिरे हुए हो, और मानव निर्मित ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आप घिरे हुए हो। चलो बताओ आप लोग। प्रकृति से निर्मित जो वस्तुएं हैं जिनसे आप घिरे हुए, जहाँ भी आप बैठे हुए हैं, क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है? जो आपको दिखाई दे रहा है वह वास्तविक सत्य है, प्रत्यक्ष क्या है? सत्य है। उसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो फिलॉसफी में नहीं जाना है हमको,
हम लोगों को यथार्थ जीवन में ही विज्ञान के माध्यम से जुड़ना है। चलिए बताइएगा। चलिए बताइए, प्रकृति में किन किन चीज़ों से आप घिरे हुए हैं? क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है? क्या मेरी आवाज़ जा रही है? चलिए, प्रकृति में अगर देखा जाए तो मूलतः दो तरीके की चीज़ें हैं। एक ऐसी हैं जिसमें जीव विद्यमान है और एक ऐसी हैं जिसमें जीव नहीं है, जिसको हम लोग अजैय बोलते हैं और इसको हम लोग जैव बोलते हैं। तो प्रकृति जो निर्मित चीज़ें हैं उसमें दो तरीके के, दो पार्ट में, एक अजैय और दूसरा अजैय और जैव। तो जैव में क्या क्या है? मानव एक जैव प्राणी है ना, यानी जितने जीव हैं वो सभी कैसे प्राणी हैं? जैव हैं। साथ ही साथ जो वनस्पतियां हैं, ये क्या हैं? सब जैव हैं। इसके साथ साथ जो जीवाणु हैं ये सभी क्या हैं? जैव हैं। और इन दोनों के बीच की कड़ी को हम लोग किसको जोड़ते हैं? वायरस को लेते हैं। तो वायरस जिसको हम लोग कहते हैं जैव और अजैव दोनों हैं। अजैव में मूलतः हम लोग मृदा, चट्टान, जैसे कोयला है, चूना पत्थर है, ये सभी चट्टानें क्या हैं? अजैव हैं। जल, वायु, ये सब अजैव हैं। तो वायु के में मौजूद जो कण होते हैं वो उसको हम लोग देख सकते हैं, लेकिन वायु को स्पष्ट रूप से देख पाना संभव नहीं। लेकिन ये सामान्य तौर पे देखिए आप व्यवहारिक जीवन में, तो इन सब चीज़ों से हम लोग घिरे हुए हैं। और आज यही है कि जो हम लोगों को परेशान कर रखा है, कि जो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन पूरी दुनिया को बंद कर रखा है, सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं। चलिए, मानव निर्मित क्या क्या चीज़ें हैं? तो मानव को सबसे पहले क्या चाहिए? आवास चाहिए। मानव निर्मित परिवहन के संसाधन चाहिए, जैसे सड़क है, आपका रेल है, सेवाएं हैं, हवाई सेवाएं हैं, यानी हवाई अड्डों का निर्माण। एक शब्द में हम लोग कहें तो परिवहन के जितने संसाधन हैं सब कैसे हैं? मानव निर्मित है। फिर उसके बाद तकनीकी से विकसित जितनी संसाधन हमारे पास हैं, चाहे जैसे हम जिसके माध्यम से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से हम लोग क्लास ले पा रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर पा रहे हैं, तो ये तकनीकी परक वस्तुओं से ही संभव है। या फिर हम लोग इन्हें कहें यांत्रिक वस्तुएं जितनी हैं, मशीनरी जितनी है, ये सब से हम लोग घिरे हुए हैं। फिर इसके बाद हम लोग उद्योग धंधों से जुड़े हुए हैं, इनका पूरा विस्तार कर रखे हैं। तो ये हमारे जीवन में व्यवहार में दिखाई देने वाला है। तो मानव निर्मित समस्त वस्तुओं को हम लोग इसमें रख सकते हैं। और हम लोग इसके साथ ही जैसे एसी भी चला रहे हैं, फ्रिज भी चला रहे हैं, है ना, टेलीविज़न भी देख रहे हैं, मोबाइल सेवा भी हमारे पास है, ये सारे सेवाएं सबसे हम लोग जुड़े हुए हैं। और अभी इकोनॉमी आप पढ़ रहे थे और आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास की अवधारणा आपने देखा था। और आर्थिक विकास की जो हम लोग बात करते हैं, उस आर्थिक विकास में किस पर बल दिया जाता है? चाहे वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे मिक्स्ड इकोनॉमी हो, तीनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं कि भौतिक संसाधनों का विकास ही, एक शब्द में हम लोग कहें कि भौतिक संसाधनों का विकास ही हम लोगों का टारगेट होता है। इसी को हम लोग मान लेते हैं क्या? आर्थिक विकास। चाहे किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था हो, पर्यावरण के दृष्टिकोण से अगर उस डेवलपमेंट को हम लोग देखें
तो भौतिक संसाधनों का विकास ही हम लोग क्या मान लेते हैं, आर्थिक विकास। तो जो आर्थिक विकास है वह बल किस पर देगा, भौतिक संसाधनों पर कि प्राकृतिक संसाधनों पर। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो आर्थिक विकास की अवधारणा, आधुनिक अवधारणा है, वह मानव निर्मित भौतिक संसाधनों के विकास पे जोर देगी। और हम लोग जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी का जो ग्रोथ है, उसका इसी के प्रोडक्शन को इंक्लूड करते हैं। अब इसमें मत कहिएगा कि सर जो कृषि के उत्पादन है उसको भी तो हम लोग इसमें शामिल करते हैं। तो कृषि जो है वो हमारे सभ्यता का परिचायक है, उसको हम लोग करते हैं। यह बात अलग है कि यह कृषि का उत्पादन प्रकृति के संसाधनों पर निर्भर करता है, लेकिन कहीं न कहीं यह किस पर निर्भर है, ये भी भौतिक संसाधनों के विकास में सहायक है। तो हमारे अर्थव्यवस्था का या पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं का एक ही कंसंट्रेशन होता है, मानव निर्मित भौतिक संसाधनों का विकास। तो नेचर ने जो चीज़ें बिल्ड कर रखी थी, आर्थिक विकास की अवधारणाओं में आपने देखा होगा, या पर्यावरण में अगर इन सब बातों को हम लेकर चलें तो ये स्पष्ट होता है कि मानव अपना विकास सिर्फ भौतिक संसाधनों का विकास ही मानता है। अब क्या प्रकृति ऐसा मानती है क्या? नहीं ना। प्रकृति तो यही चाहेगी कि हमारे संसाधनों का विकास हो, लेकिन मानव क्या चाहेगा? हमारे संसाधनों का विकास है। क्यों? क्योंकि मानव के पास इतनी क्षमता है कि वह प्रकृति के संसाधनों को अपने अनुसार प्रभावित कर सकता है, अपने अनुसार विकसित कर सकता है। जहाँ पे वो चाहे सड़क का निर्माण कर सकता है, जहाँ पर चाहे वो ब्रिज का निर्माण कर सकता है, जहाँ पे चाहे वो आवास बना सकता है, जहाँ पे चाहे अस्पताल बना सकता है, विद्यालय बना सकता है, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा सकता है, बड़े बड़े महानगर बसा सकता है। तो इतनी संसाधनों का विकास मानव कर सकता है। मानव चाहे पर्वत, पहाड़ और बड़े बड़े खनन कार्य कर सकता है। तो मानव प्रकृति को कितना अधिक प्रभावित कर सकता है, यह हमारे भौतिक विकास पर निर्भर कर रहा है। तो पर्यावरण में ये जो चीज़ें मौजूद हैं, प्रकृति के संसाधन और मानव निर्मित संसाधन, इन दोनों संसाधनों में जो आधुनिक अवधारणा, जैसे जैसे हमारी विचारधारा विकसित होती गई, जैसे जैसे हमारे सभ्यता का विकास होता गया, वैसे वैसे हमारी अवधारणा बदलती चली गई। और हम और आप आज प्रकृति से कितना दूर होते चले जा रहे हैं, और जितना ही दूर होते चले जा रहे हैं उतनी ही समस्याएं प्रकट होती चली जा रही हैं। तो बताओ आप कि पर्यावरण के जो प्राकृतिक अवस्था है वह प्रकृति निर्मित वस्तुओं का भी होना जरूरी है कि नहीं, और मानव निर्मित वस्तुओं का भी होना जरूरी है कि नहीं? दोनों का होना जरूरी है। और संपोषणी विकास की अवधारणा में अभी आप पढ़ रहे होंगे कि उसमें हम लोग क्या मानते हैं कि इन संसाधनों के साथ साथ प्रकृति के संसाधनों का भी विकास एक साथ हो, दोनों का संतुलन बना रहे। किसके लिए? भविष्य के लिए भी। तो इस तरह के विकास को सस्टेनेबल डेवलपमेंट या संपोषणी विकास की अवधारणा भी हम लोग कहते हैं। तो ये अवधारणाएं बाद में आती हैं। क्यों? जब पर्यावरण में बहुत तरह की समस्याएं प्रकट होने लगती हैं। तो आप अगर इन सामान्य चीज़ों को एक मानव का व्यवहार अगर समझ जाइए, तो पर्यावरण के जो विकट समस्याएं हैं या पर्यावरण का पर जो प्रभाव पड़ रहा है, या जो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है, या हमारे जीवन शैली का जो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है, इन सब को बेहतर ढंग से आप व्यवहारिक ढंग से समझ पाएंगे। अब हम लोगों ने ये समझा कि कैसे क्या क्या चीज़ें हम लोगों को जो पर्यावरण है उसमें मौजूद है। तो हम लोगों ने देखा प्रकृति निर्मित और मानव निर्मित दो प्रकार की वस्तुएं हमारे पर्यावरण में मौजूद हैं, और उसमें ये देखा कि कुछ कैसे हैं, जैव हैं जिसमें जीव मौजूद है, और कुछ ऐसे हैं जिसमें जीव विद्यमान नहीं हैं। और साथ ही साथ ये भी देख लीजिए कि जो मानव निर्मित है ये सब किस में रखेंगे? ये भी अजैव की श्रेणी में है, इसमें भी जीव नहीं होता है। लेकिन हमारे जीवन में रोबोट जैसी टेक्नोलॉजी
बहुत सारा काम कर देती है। रोबोटिक जीवन जिन देशों का है, विकसित देशों का, चाहे जापान रहे, चाहे जर्मनी हो, इटली हो, अमेरिका हो, उन देशों में जाइए तो आपको रोबोटिक जीवन कितना बेहतर ढंग से मिलता है कि सारा काम रोबोट कर दे रहा है, मानव को कुछ करना ही नहीं है। और आपने देखा कि कोविड-19 जैसी बीमारी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी को प्रभावित की है तो विश्व के विकसित देशों के। हमारे यहाँ आपने देखा कि केसेस बहुत आए, लेकिन समस्याएं विकसित देशों में ज़्यादा देखने को मिली। क्यों? उसको भी समझने का कार्य करेंगे। तो ये आप समझ गए होंगे कि पर्यावरण वास्तव में है क्या। क्या है पर्यावरण? तो एक कमरे का भी पर्यावरण, तो वहाँ पर हो सकता है कि किसी आप कमरे में हॉल में बैठे हों तो वहाँ पर भौतिक संसाधन ज़्यादा हो और प्रकृति के संसाधन कम हो सकते हैं। आप कहीं मैदान में होंगे तो हो सकता है वहाँ पे प्रकृति के संसाधन ज़्यादा हों और मानव निर्मित संसाधनों की संख्या कम हो सकती है। आप किसी वन क्षेत्र में होंगे तो हो सकता है कि वहाँ पर प्रकृति के संसाधन सबसे ज़्यादा हों और हम जैसे मानव जैसे निर्मित संसाधनों की संख्या न के बराबर हो। तो अलग अलग स्थानों पर ये संतुलन अलग अलग है। यही कारण है कि पर्यावरण का जीवन पर जो प्रभाव है वह विभिन्न स्थानों पर भी अलग अलग देखने को मिलता है। तो आइए आगे हम लोग चलते हैं, इसको आगे समझ में इन दोनों शब्दों को क्लियर करते हैं। तो एक पर्यावरण शब्द को हम लोगों ने समझा कि पर्यावरण है क्या, इसी का विस्तार हम लोग करेंगे अपने अध्ययन में, इन सब को पढ़ेंगे। पर्यावरण के जब घटक आएंगे, जब हमारा पहला टॉपिक शुरू होगा पर्यावरण का घटक, तो उसमें देखेंगे इन सब का अध्ययन हम लोग करेंगे स्पेशली, तो डिटेल में वहाँ पे चर्चा करेंगे। अभी तो हम लोग केवल शब्द को क्लियर कर रहे हैं कि पर्यावरण परिस्थितियों को समझ लिया जाए। अब हम लोग दूसरे शब्दों को लेते हैं, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। पारिस्थितिकी शब्द इकोलॉजी, इसी से जुड़ा एक शब्द और भी है हम लोगों के लिए, इकोसिस्टम आगे आएगा, इसको भी समझेंगे हम लोग, इकोसिस्टम। और देखो, जब दुनिया में पर्यावरण की समस्याएं प्रकट होने लगी, तरह तरह की विकराल समस्याएं, जैसे सबसे प्रथम आप जब 2000 पहले का दौर अगर देखा जाए, सन 2000 से पहले का, तो उस समय विश्व में पर्यावरण अध्ययन में सबसे ज़्यादा जो स्टडी होती थी प्रदूषण को लेकर के। सबसे ज़्यादा जोर किस पे रहता था? प्रदूषण कितने प्रकार के, एकदम सामान्य स्टडी हम लोग करते थे। कौन कौन से प्रदूषण होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उन प्रदूषण का प्रभाव क्या है, उन प्रदूषण को रोकने की स्थिति। क्यों? क्योंकि उस समय जीवन में सबसे महत्व इन्हीं का बढ़ गया था, क्योंकि ये हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। लेकिन अब अगर पर्यावरणीय समस्याओं को आप देख रहे होंगे, जलवायु परिवर्तन जैसे शब्द आप सुनते होंगे, ग्लोबल वार्मिंग शब्द आप सुनते होंगे, तो ये ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन, जलवायु परिवर्तन, कार्बन कटौती, तरह तरह की दुनिया में अवधारणा, और विश्व पर्यावरण सम्मेलन, तो विश्व पर्यावरण दिवस, तरह तरह की चीज़ें आप सुन रहे हैं। और इन समस्याओं को आप देख रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि आप अरे मीथेन का उत्पादन बढ़ गया, कार्बन का उत्पादन बढ़ गया, और ओजोन का छिद्र, ओजोन में होल हो गए, तरह तरह की समस्याएं। कैसे? जब हमारा जीवन प्रभावित होने लगा, बहुत ज़्यादा समस्याएं विकट रूप से धारण करने लगी, तब हम लोग इसका अध्ययन करना शुरू कर दिए। किसका? पर्यावरण का। तो पर्यावरण का अध्ययन करेंगे तो क्या करेंगे, कैसा अध्ययन करेंगे? तो पर्यावरण में दो ही मूल हम लोग अध्ययन करते हैं, एक जैव का, दूसरा अजैव का, और अपने तीसरा देखा मानव निर्मित वस्तुओं को भी इसमें हम लोग शामिल कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो है हम लोगों के द्वारा निर्मित है। अब जो जैव और अजैव, और इसके साथ ही जो मानव निर्मित वस्तुएं हैं, इन सब का संबंध किससे है? क्योंकि पर्यावरण पढ़ने वाला कौन है? मानव पढ़ रहा है।
हमारे जीवन से इन तीनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। प्रकृति में निर्मित जितने जीव हैं वो भी हमको प्रभावित करते हैं, प्रकृति में जितने अजैव संसाधन हैं उनसे भी हमारा जीवन प्रभावित है, और हमारे मानव निर्मित संसाधन से तो हमारा जीवन प्रभावित है ही। मोबाइल में 24 आवर बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है, नींद नहीं आती है, लेकिन किससे? मानव निर्मित संसाधन से। किसी प्रकृति से क्या कि बारिश हो गई तो नींद नहीं आई, क्योंकि हमारे पास संसाधन है। तो इन सब का जो संबंध है एक दूसरे से, सहसंबंध है। कैसे सहसंबंध है? अब जैसे जितने जीव हैं उनका पर्यावरण में कहीं न कहीं स्थान है। जैसे जीव को हम लोग 3 कैटेगरी में रखते हैं। एक, जिन्हें हम लोग बोलते हैं उत्पादक, बाद में इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हमको समझना है इकोलॉजी। दूसरा हम लोग उत्पादक, दूसरा रखते हैं उपभोक्ता, और तीसरे वर्ग में हम लोग रखते हैं अपघटक। अपघटक। अब देखो, मानव भी किसका, अगर इसमें इस श्रेणी में देखें तो मानव भी इस जीव में आ जाएगा। लेकिन उपभोक्ता का यहाँ उत्पादक का मतलब क्या है? अब इकोनॉमिक्स की भाषा में नहीं जाएंगे, पर्यावरण के सेंस में देखेंगे। तो उत्पादन किसका उत्पादन, उपभोग किसका उपभोग, अवघटन किसका अपघटन, किसका अपघटक? तो ये मूलतः किसका? ऊर्जा का, एनर्जी का। तो यह ऊर्जा मूल रूप से किसमें विद्यमान है? हमारे सूर्य में, सन में यह ऊर्जा मौजूद है। और हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन जुड़ता रहता है और हीलियम बनता रहता है और भारी मात्रा में ऊष्मा मुक्त होती है, और यह ऊष्मा ऊर्जा प्रकाश के रूप में धरती पर पहुंचता रहता है। हर 8 मिनट 16 सेकंड में प्रकाश का एक बंडल गिरता रहता है, और उस हर बंडल से ऊर्जा धरती पर मुक्त हो रही, पहुंच रही है। लेकिन आप बताओ, क्या हम लोग सूर्य की रोशनी में बैठ जाएं, किसी को बैठा दिया जाए कि भाई चलो बैठ जाओ और तुम्हारा पेट भर जाएगा? क्या संभव है? कोई मानव धूप में बैठ करके क्या अपने पेट की भरपाई कर सकता है? आप कहेंगे संभव नहीं है। अर्थात हमारे आपके पास सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का उपभोग करने की क्षमता नहीं है। तब नेचर ने क्या बना रखा है? इसके लिए वनस्पतियों का विकास कर रखा है, और ये वनस्पतियां क्या करती हैं? ये वनस्पतियां प्रकृति से भोजन का संग्रह करती हैं, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का संग्रह करती हैं, और इस संग्रह से अन्य जीवों के लिए भोजन का निर्माण होता है, भोजन का उत्पादन हो जाता है। जैसे कोई सी भी वनस्पति को ले लीजिए, हम लोग जो भी भोजन में आहार लेते हैं, शाकाहार, क्योंकि मानव एक तो सर्वाहारी प्राणी है, लेकिन शाकाहार के संक्षेप में अगर आप समझें उस संदर्भ में, जैसे घास ही है तो घास एक प्रकृति कैसा उत्पाद है? सूर्य के ऊर्जा से उत्पादित उत्पाद है। लेकिन क्या इसको सूर्य का प्रकाश मिल जैसे हो जाएगा? नहीं, इसके लिए मृदा भी चाहिए, और इसके लिए जल की भी आवश्यकता पड़ेगी, और इसके लिए सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रकाश जब घटक पढ़ेंगे तो देखेंगे प्रकाश एक कैसा घटक है? ऊर्जा का प्रमुख घटक है। एक घटक अलग रखते हैं हम लोग, तो इसमें प्रकाश एक ऊर्जा का घटक है। अब इस ऊर्जा को वनस्पतियां संग्रहित करती हैं, और जीव में 2 तरीके के जीव होते हैं मूलतः, एक शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, और तीसरा हम लोग हैं जिसे बोलते हैं हम लोग सर्वाहारी। तो मानव सभी आहार में सम्मिलित है, इंक्लूड है। अब मानव क्या कर रहा है? सिर्फ बना बनाया भोजन को यूज कर रहा है। अन्य जीव क्या कर रहे हैं? जैसे कोई गाय है, हिरण है, खरगोश है, ये सभी जीव वन में या घास के मैदान में सीधे भोजन का उपभोग कर रहे हैं, उत्पादन नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस भोजन के उपभोग से इनके शरीर में ऊर्जा का संग्रह हो रहा है। तो कुछ ऐसे जीव हैं सिर्फ इन पर निर्भर हैं, तो ये ऊर्जा लिए।
और सर्वाहारी का हाल लो, दोनों से ऊर्जा ले लेते हैं। तो जीवन को देखा जाए तो यह ऊर्जा का क्या है, निरंतर प्रवाह है। ऊर्जा एक दूसरे से प्रवाहित लगातार होती चली जा रही है, और अंत में सबका जीवन जब नष्ट होता है तब इन सब को पुनः प्रकृति की अवस्था में मिलाने के लिए मृदा को मृदा में, वायु को वायु में, ना, प्रकाश को प्रकाश, जिसमें जो भी है जिस रूप में जाना है, इसको तोड़ तोड़ के मिलाने का काम करने वाले लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटक, जिसमें जीवाणु और कवक ये दो घटक हैं जो इनको तोड़ने का काम करते हैं। मृदा को, वायु को, प्रकाश, सबको मिलाने का काम करते हैं। तो आप इससे बेसिक से ये समझ गए होंगे कि जो जैव और अजैव कारक हैं वो दोनों एक दूसरे पर निर्भर कैसे हैं। बिना मृदा के किसी वनस्पति का उत्पादन हो पाना संभव नहीं है, बिना जल के किसी भी वनस्पति का विकास कर पाना संभव नहीं है, और बिना सूर्य के प्रकाश के किसी वनस्पति का उत्पादन संभव नहीं है। है तो अजैव, जीव उसमें होगा कैसे, अजैव के संसाधनों से। तो ये जो सहसंबंध है, एक दूसरे की निर्भरता है, यही क्या, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी। इसी के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिकी। तो हम लोग एक शब्द में ऐसे सामान्य शब्द में कहें कि जैव और अजैव के बीच के सहसंबंध का अध्ययन ही पारिस्थितिकी कहलाता है। तो अर्नेस्ट हैकेल जिन्होंने इस शब्द को दिया इकोलॉजी को, या एज ए स्टडी, अब इनसे जिस तंत्र का, जिस सिस्टम का निर्माण होता है, जो बनता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इकोसिस्टम। उसी को हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। तो ये सिस्टम का एक माध्यम होना चाहिए, और इस सिस्टम को बिल्ड करने के लिए एक ही पर्याप्त है, वो क्या है, एनर्जी। ऊर्जा ही वो मूल आधार है जो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती है, सिस्टम बिल्ड करती है, क्योंकि हर चरण में ऊर्जा का ही प्रवाह होता है, चाहे वो मानव निर्मित भौतिक वस्तुएं ही क्यों न हों, बिना एनर्जी के संभव नहीं है। आप जान रहे हैं कि विद्युत ऊर्जा के लिए हम लोग जल की ऊर्जा जो उसको यूज़ करते हैं, साथ ही साथ कोयले में मौजूद जो ताप ऊर्जा है उससे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। और इसके साथ हम लोग जानते हैं कि जो नाभिकीय रिएक्टर हैं, उन नाभिकीय रिएक्टरों से भी हम लोग विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। और जितने हमारे भौतिक संसाधन हैं ये सभी इस विद्युत ऊर्जा से संचालित होते हैं। तो बिना एनर्जी के तो साइंस भी ना जाए, इन्वायरमेंट को समझ पाना आसान काम नहीं हुआ। तो इसलिए मैं कर रहा हूँ कि आप ज्योग्राफी के भी घटकों को, जो ज्योग्राफी में चीज़ें आएंगी उनको भी इंक्लूड करेंगे। आप बॉटनी में भी जाना पड़ेगा, आपको जूलॉजी में भी जाना पड़ेगा, और आपको भौतिकी में भी, टेक्नोलॉजी में भी जाना पड़ेगा। तो सबको कोरिलेट करते हुए, सबसे सहसंबंध जोड़ते हुए इन्वायरमेंट की स्टडी करना हमारे लिए सबसे आसान होगा। तो यहाँ आज हमने समझा कि पर्यावरण क्या है, पारिस्थितिकी क्या है, और इकोसिस्टम क्या है। इसमें से कोई प्रश्न हो तो आप जो है क्लियर कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो। कोई प्रश्न आप लोगों का? चलिए, कोई प्रश्न नहीं है तो आज एक छोटी सी क्लास हम लोगों की हुई, एक बहुत ही बेसिक क्लास। कल से हम लोग जो है पर्यावरण के एक एक टॉपिक को लेकर के डिस्कस करना शुरू कर देंगे। तो कल आपको बता दूं कि क्या हम लोग क्लास करेंगे। जो पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं सबसे पहले उसको समझेंगे। पर्यावरण के घटक, फिर हम लोग समझेंगे पारिस्थितिकी
एवं पारिस्थितिकी तंत्र। और आपको बता दूं कि ये सभी क्लासें हमारे कैसे होंगे, प्री से ओरिएंटेड, यानी प्रीलिम्स को लेकर के ये क्लासें होंगी। ठीक, फिर उसके बाद पर्यावरण की जो समस्याएं हैं, पर्यावरण की समस्याएं, इनको देखेंगे। फिर समसामयिक विषयों से जो भी करंट के जो मुद्दे हैं जो हमारे आईएएस प्री में सवाल बन सकते हैं, इनको इन बेसिक कॉन्सेप्ट से कोरिलेट करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि जो पीसीएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं उनको कोरिलेट करेंगे। तो समसामयिक जो मुद्दे आपके पर्यावरण से हैं, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स के जो स्ट्रेटजी रही है अभी तक यही रही है कि इन्वायरमेंट स्टडी से लेकर के जितने भी प्रश्न आपको देखेंगे तो उसमें 90% क्वेश्चन आपको करंट बेस्ड स्टडी से ही मिलेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो पूरा समझ लेंगे हम लोग, लेकिन हमको करंट ओरिएंटेड चीज़ों को कोरिलेट करना बहुत ही अनिवार्य होगा। फिर पीसीएस जो प्रीलिम्स के बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देंगे उनकी स्ट्रेटजी इससे बहुत ही भिन्न है। जो करंट अपडेट कुछ चीज़ें हैं वो तो है ही हैं, लेकिन बेसिक से जो ओरिएंटेड क्वेश्चन है उन पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसकी क्लास अलग ढंग से आपकी होगी क्योंकि इसके प्रश्न का तरीका बिल्कुल अलग है और पीसीएस प्रीलिम्स का थोड़ा सा जो स्टैंडर्ड है वो अलग ढंग का है। हालांकि पीसीएस प्रीलिम्स भी लगातार कोशिश कर रहा है, यूपी कमीशन को लेकर खास तौर से बात किया जाए वो भी करंट अपडेट चीज़ों को ही ज़्यादा देने का प्रयास करता है। करंट अपडेट जो चीज़ें होंगी वो तो क्लियर ही हो जाएंगी, लेकिन इस पे हम लोग विशेष जोड़ देंगे। तो दोनों क्लासें हमारी अलग अलग तरीके से चलेंगी, दोनों को हम लोग अलग अलग से हल करने का काम करेंगे। तो क्लासेस हमारी शुरू हो चुकी हैं और आप लोग रेगुलर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और हिस्ट्री की क्लास अभी जुड़े रहें। जैसे एप्लीकेशन आ जाता है आपको क्लास वहाँ पर ही अवेलेबल करा देंगे। और आप बता दूँ कि जो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय से मिल जाए और आप क्लास